नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। मध्य प्रदेश के इंदौर में रक्षाबंधन पर चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में सियासत गर्म हो गई। इस मसले पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल वायरल वीडियो में कुछ लोग एक चूड़ी वाले इंसान को, निहत्थे आदमी को जमीन पर बैठाकर, ये देख रहे हैं आप, लेटाकर लात से, घूंसों से, थप्पड़ से पीट रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये चूड़ी वाला है, कैसे उसे पीटा जा रहा है। और जो लोग हमला कर रहे हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अगली बार यहां नजर मत आ जाना। जिस युवक की पिटाई की जा रही है वो लगातार माफी मांग रहा है, लेकिन जो लोग पीट रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उनको जरा रहम नहीं आ रहा। और पिटाई भी ऐसा नहीं कि थप्पड़ लगा दिया, धक्का दे दिया, जमीन पर गिराकर लात, घूंसा। और न सिर्फ इन लड़कों ने पीटा, बल्कि वहां खड़ी भीड़ को उकसाया, मारो। फिर उसके बैग की तलाशी ली जाती है, इस युवक के बैग की, उसमें से चूड़ियां निकलती हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। रात करीब 11 बजे मुस्लिम समाज के करीब 250 लोगों ने सेंट्रल कोतवाली थाना घेर लिया। आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हालात देखते हुए थाने पर आसपास के 5 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस अफसरों को लोगों को शांत करने और भीड़ को तितर बितर करने में पसीना आ गया। प्रदर्शनकारी तब शांत हुए जब पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर बलवा, मारपीट जैसी सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। फिलहाल चूड़ी बेचने वाले युवक से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 2-3 लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने सेंट्रल कोतवाली थाने पर भीड़ एकत्रित करने वालों पर भी मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उस पे मुकदमा दर्ज किया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और चूंकि पुलिस के पास में वीडियो था ऑलरेडी, तो पुलिस ने जो है उस वीडियो से आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें से 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप में मारते हुए उसको दिख रहे हैं। बाकी को प्रवोक कर रहे हैं कि इस पे जो है आकर के और मारपीट करें। वो 3 आरोपी इसमें नामजद हैं: राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। इनमें से 2 को पुलिस राउंड अप कर चुकी है। इसमें राजेश पवार और राजकुमार भटनागर को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है, और विवेक व्यास की भी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली है। अब आप भी सोच रहे होंगे चूड़ी वाले का दोष क्या था, उसे क्यों पीटा जा रहा है। तो जो लोग पीट रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है और हिंदू बनकर हिंदुओं के इलाके में चूड़ियां बेच रहा था, ये उसका दोष है। जब मामला बढ़ा तो एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा आरोपी हिंदू नाम रखकर चूड़ी बेच रहा था, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा आरोपी के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए। उन्होंने कहा दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और इस मामले को सांप्रदायिक नजर से नहीं देखना चाहिए। जरा सुनिए क्या बोले मंत्री जी। उस गलती को कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, ऐसी मेरी मानता है। कोई व्यक्ति अगर नाम छुपाएगा, जाति छुपाएगा, धर्म छुपाएगा तो तलखी आती है। और वही तलखी वहां पर है। सावन के दिन हमारी बहू बेटियों में मेहंदी लगाने का, चूड़ी पहनने की परंपरा है। वो चूड़ी वाला बन के आया था। वहीं कुछ भ्रम पैदा हुआ और धीरे धीरे आधार कार्ड वगैरह देखने पर इसलिए तो ये वो तलखी है, इसको क्यों सांप्रदायिक रंग देना। अब मंत्री जी कह रहे हैं इसे सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, जबकि इस तरह की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं। अक्सर इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, तब जाकर कार्रवाई भी की जाती है। अब सियासत गरमाई है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं युवक हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेच रहा था। वही बात जो नरोत्तम मिश्रा बोले। उन्होंने कहा घटना का सिर्फ रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरी घटना को देखना चाहिए। चर्चा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या हुआ। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि एक्शन ऐसा क्यों हुआ। यह बहुत गंभीर मामला है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस पर जो लोग ट्वीट कर रहे हैं और जो इस तरह की पिटाई को लेकर इश्यू बना रहे हैं, अरे पहले सबसे पहले ये तो पूछो कि उस लड़के ने ऐसा नाम क्यों रखा। इसका मतलब निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। और हम जब रिएक्शन पर बात करने लगते हैं, और मैं फिर
कहना चाहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम रिएक्शन पर बात करने लगते हैं, उसके कारण देशद्रोही एक्शन पर से ध्यान हट जाता है। और जो लोग रिएक्शन पर इशू बना रहे हैं, निश्चित रूप से वो उस एक्शन का समर्थन भी कर रहे हैं और उनका संरक्षण भी है। इसलिए ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एमपी के ही दूसरे मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं देशद्रोही एक्शन छुपाएंगे तो फिर देशद्रोही मतलब नाम बदलकर चूड़ी बेचना मंत्री जी के हिसाब से देशद्रोह है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी और एमपी सरकार पर इस घटना के बाद गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी देश में जाति धर्म की राजनीति कर रही है। कांग्रेस विधायक ने सरकार की फर्जी हिंदू आईडी वाली बात को गलत बताया है। उन्होंने कहा कई बार फोन करने के बाद पीड़ित की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। किस दिशा में देश को ले जाना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। नफरत को किस हद तक ये लोग ले जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। एक निर्दोष व्यक्ति को, एक फेरी लगाने वाले को, उसको इतना मारा जाता है रोड के ऊपर, और उसके बाद गृह मंत्री को तत्काल उस पर एक्शन लेने के बजाय, ये तय करने के बजाय इस तरह के सवाल और इस तरह के सवाल दागना उचित नहीं लगता। मैं इसकी निंदा करता हूं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर की यह घटना तो एक घटना है, कल की घटना है। आज इस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। 6 सितंबर 2018 याद करिए, झारखंड के पलामू में चोर बताकर 3 लोगों की भीड़ ने पिटाई कर दी थी, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 20 जुलाई 2018 राजस्थान के अलवर की घटना सुर्खियों में थी। यहां रकबर खान की बर्बर तरीके से पिटाई की गई, उसकी मौत हो गई। 12 मार्च 2019 झारखंड के पलामू में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर वकील खान और दानिश खान की सरेआम पिटाई की गई, वकील खान की मौत हो गई। 17 जून 2019 झारखंड के ही सरायकेला खरसावां में चोरी के आरोप में तबरेज की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। 16 अप्रैल 2020 महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना पर महाराष्ट्र समेत देश भर की सियासत गर्मा गई थी। 13 जून 2021 असम के तिनसुकिया में 34 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 26 जून 2021 बिहार के अररिया में चोरी के आरोप में युवक की हत्या ने सुर्खियां बटोरी। और हाल के दिनों में याद करिए, कानपुर में एक शख्स की सरेआम पिटाई की गई। उस शख्स के साथ उसकी मासूम बेटी छोटी सी, वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पीटने वालों को रहम नहीं आया। इस शख्स से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। सड़क पर घुमाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। सारी घटनाओं में दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगे, यानी धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, धर्म के नाम पर यह गुंडागर्दी आखिर क्यों हो रही है? क्यों गुंडों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं? और दूसरा, देश में इस तालिबानी सोच का इलाज क्या है? मामला सिर्फ इंदौर का नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, तस्वीरें इंदौर की आई हैं, इसीलिए इस सोच पर सवाल है। यह सोच कहां से पैदा होती है, क्यों जन्म लेती है? क्यों एक मासूम को लोग पीटने लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगाओ? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करा देता हूं उनका। मेरे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आ गए हैं, वारिस पठान आ गए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा को आप देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक हैं, और मेरे साथ संदीप आहूजा भी जुड़ रहे हैं, बजरंग दल के नेता हैं। आशीष, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपके मंत्री कह रहे हैं देशद्रोह के एक्शन पर क्यों नहीं बात होती, सिर्फ रिएक्शन पर क्यों बात होती है? एक तो रिएक्शन यानी मारपीट को आप लोग जायज ठहरा रहे हैं, और दूसरा, अगर कोई नाम बदलकर चूड़ियां बेच रहा है तो वो देशद्रोह हो गया क्या? आशीष अग्रवाल बोलिए। मानिक जी, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि अभी आपने एसपी की एक बाइट सुनाई थी, जिसमें इस बाढ़ गंगा में जो 3 मुख्य आरोपी हैं, उन पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 धाराएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठोकी है। उसमें से 2 अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, और उस वायरल वीडियो के आधार पर उन 3 अपराधियों के आह्वान पर और किस किस ने हाथ उठाया, इसकी भी जांच की जा रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसको हम सही ठहरा रहे? अरे आपके मंत्रियों के बयान है, मैं थोड़े कह रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि रिएक्शन पर क्यों बात होती है, एक्शन पर क्यों बात नहीं होती है? देशद्रोह है, देशद्रोही नाम बदलकर चूड़ियां बेचना देशद्रोह हो गया?
मानक जी, आपने शायद अपने पत्रकार के सवाल भी दिखाते तो आपको वो उत्तर क्यों आया मालूम पड़ जाता। विषय ये है कि इसको सिर्फ एक एंगल से नहीं देखा जाए। सबसे पहले मैं ऐसा कहता हूं कि अपराध अपराध होता है, अपराध का कोई रंग नहीं होता, ना उसका गेरुआ रंग होता है, ना भगवा होता है, ना हरा होता है, परंतु ये जो तुष्टिकरण अरे की भाई, राजनीति कोई है, अपराध का ये रंग नहीं अपराध होता है, में लेकिन से जब रंग अपराध देखती हो है, ही मानक जी। इसीलिए, जब अपराध धर्म के आधार पर ही हो तो अपराध तो धर्म तो आएगा ना उसमें एंगल। अब बताइए, मानक जी, मैं जवाब ओके, दे अब दूं। बताइए ये घटना फिर से अपने मानक जी, मैं दर्शकों को जवाब बता दे रहा हूं और दूं। आपको भी बता रहा हूं, मुझे पता है आपने मानक पूरा जी, मैं स्टडी जवाब किया दे दूं, होगा। सुनिए मेरी। अब मुझे ये बताइए, या तो एक काम करिए, या तो ये कह दीजिए कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार में हिंदुओं के इलाके में मुस्लिमों का जाना मना है, कह दीजिए कोई मुस्लिम जाकर कुछ सामान नहीं बेच सकता है हिंदुओं के इलाके में, मानक कह दीजिए साफ साफ। मानक जी, आपका प्रश्न समाप्त हो जाए तो जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मेरी सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई की है और जो एक कठिन निर्णय लेके तुरंत उनको दबोचा है, यह स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज चलता है। अब इसमें रंग क्यों दिया जा रहा है, मैं इस विषय पर आता हूं। पूरा एंगल अगर हम समझें तो वो व्यक्ति, उसका नाम तस्लीम खान था, वो उत्तर प्रदेश से चूड़ियां बेचने आया था, परंतु वो चूड़ियां नाम बदल के बेच रहा था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास दो आधार कार्ड पाए गए, एक हिंदू नाम, एक मुस्लिम नाम। क्या आपने इस देश में लव जिहाद के मामले नहीं देखे? अच्छा। मध्य प्रदेश हमारा कितना प्रभावित हमने बनाया है, तो एक एंगल इसका लव जिहाद का भी बचता है मानक जी। मैं ये तो एक काम करिए ना, तो एक काम करिए फिर आशीष एक काम करिए, आशीष एक काम करिए, सुनिए, वहां की पुलिस के सारे अधिकार लेकर ऐसे गुंडों को दे दीजिए, ऐसे गुंडों के हाथ में कानून व्यवस्था दे दीजिए अपने प्रदेश की, और कह दीजिए कि घूमे इलाके शहर गली गली जाएं और ढूंढे ऐसे लोगों को जो नाम बदलकर दो आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं और उनको मारे इसी तरह से। मानक जी, आप इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं, पुलिस की भूमिका, सरकार की भूमिका तो निष्पक्ष है, वो किसी अपराध में से रंग ढूंढते ही नहीं है, ये तो सिलेक्टिव की अप्रोच है। अरे पाल घर पे कहां थे ये ट्वीट करने वाले, जब साधुओं को मार मार के पीट के हत्या कर दी गई? मैंने पालघर का भी जिक्र किया। नहीं, एक सेकंड मैंने आशीष ने वन सेकंड देखिए, एक सेकंड नहीं, मैं पालघर पे भी आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अगर कुछ गलत हुआ, आप अपनी पीठ तो ठोकने लगे कि हमने कार्रवाई कर ली, एफआईआर कर ली, नॉन अवेलेबल धाराओं में गिरफ्तार कर लिया हमने। अरे तो जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं फिर उस कहानी का दूसरा पहलू क्यों दिखाते हैं कि मुस्लिम था, हिंदू बनकर चूड़ियां बेच रहा था, 2 आधार कार्ड थे? अरे पुलिस कार्रवाई करती ना अगर उसने कुछ गैर कानूनी किया तो। इस देश की जनता जो आपके चैनल को देख रही है, उसको सिक्के के दोनों पहलुओं का संज्ञान होना चाहिए। ये सिलेक्टिविज्म की अप्रोच में कहीं वो फंस नहीं जाए, ये मेरा कर्तव्य है। मैं कह रहा हूं कि किसी तरह का कानून हाथ में लेना मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, परंतु जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का समर्थन करते हैं, जो लोग कश्मीर में डीएसपी पंडित को मार मार के भीड़ जब उनको मार डालती है तो कहते हैं कि पत्थरबाजी करने वाले अपने अधिकार को मांग रहे हैं, जो लोग पालघर पे साधुओं की हत्या होने पे अपने मुंह में गुड़ दबा देते हैं, आशीष इस विषय को क्यों? आशीष ओके, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आज मैं एक इंसान के तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं यहां कानपुर की घटना का भी जिक्र कर रहा हूं, मैं तस्वीरें होंगी तो अभी आपको फिर से दिखा देता हूं, मुझे पता है आपने देखा होगा। एक मुस्लिम शख्स से कहा गया जय श्री राम के नारे लगाओ, पीटा गया, उसकी मासूम छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। या फिर ये चूड़ी वाला इसको जमीन पर गिरा कर कैसे पीट रहे थे। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, भूल जाइए एक सेकंड। एक इंसान के नाते आपको शर्म नहीं आती? आपका सिर नहीं झुक जाता ऐसी घटनाओं पर? आपका दिल नहीं टूट जाता? आपको गुस्सा नहीं आता? आपका हाथ नहीं होते क्या? मानक जी देखिए, मैं उस पार्टी और उस विचार परिवार का सदस्य हूं जो ऐसा मानते हैं कि जो लोग कानून हाथ में उठाते हैं वो हिंदुत्व के साथ अपराध करते हैं। तो इस बात के समर्थन में तो मैं या मेरा दल कभी हो ही नहीं सकता। और करनी से नहीं, कथनी से नहीं, करनी से अंतर होता है। मेरी सरकार ने तुरंत निष्पक्ष जो तो कार्रवाई आपकी सरकार में लोगों की इतनी हिम्मत क्यों हो रही है, यही तो पूछ रहा हूं। परंतु उसमें रंग क्यों ढूंढा जा रहा है? और जो रंग ढूंढते हैं वो पालघर पे क्यों चुप होते हैं? वो कश्मीर में पत्थर मारने वाली भीड़ का क्यों समर्थन करते हैं? वो क्यों इस बात को नहीं बताते हैं कि वे तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए ये अपराध में से भी रंग निकालने का प्रयास करते हैं? अरे वो अपराध ही रंग पर आधारित है, आप कह रहे हैं उसमें से रंग निकाल रहे हैं। अपराध ही इसी बात पर हुआ है कि मुस्लिम हिंदू बनकर चूड़ियां बेच रहा था, आप कह रहे थे उसमें मुस्लिम हिंदू क्यों कर रहे हैं? तो कार्रवाई हुई ना, 1 नहीं 2 नहीं 14 धाराएं उन पर ठोकी है, उसमें से 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। सरकार की कहां प्रयासों में कमी है मानक जी? आलोक शर्मा, ये शख्स बेचारा जो चूड़ी बेच रहा था,
अब आशीष बता रहे हैं कि वो फर्जी आधार कार्ड लेकर घूम रहा था, मुस्लिम था, हिंदू एक आधार कार्ड, एक मुस्लिम आधार कार्ड। तो ये नाम बदलकर क्यों घूम रहा था, ये आपको समझ में आ रही है क्या हुआ है गुत्थी, क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि आज कोई भी गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी जाति और धर्म देखते हुए, और अगर सब्जी भी बेच रहा है और कहीं पर वो किसी भी तरह का काम कर रहा है, वो गरीब है और वो अपनी गरीबी को छुपाते हुए कहीं ना कहीं वो अपने परिवार का पेट भरने का काम कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के आज 2 मंत्री इस पूरी घटना का संरक्षण दे रहे हैं, इनके पूर्व मंत्री जेल में जाकर मिलते हैं, इनके पूर्व मंत्री, केंद्र के मंत्री जेल के बाहर जब ऐसे लोग छूट कर आते हैं तो माला लेकर खड़े होते हैं। आज जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, पूरी तरह से बीजेपी का प्रेशर है इनको, प्रधानमंत्री से लेकर और छुटभैया नेता तक हर व्यक्ति का प्रेशर है। आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि अगर मोदी जी चाहें तो क्या चीज नहीं रुक सकती है, लेकिन ना आरएसएस चाहता है ना मोदी जी चाहती है। 2018 में नवंबर में राजस्थान में तो के वोट मिलते हैं ना साहब, गरीब को मारो वोट मिलेंगे। ऐसा होता है वाकई आलोक शर्मा? किसी गरीब को मारने से वोट मिलता है क्या? देखिए, पूरा देश और गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का धतूरा चाट के और तमाम चीजों से जो तमाम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। 6.5 करोड़ लोग 2 साल में गरीबी रेखा से नीचे चले गए, उससे कैसे ध्यान भटकाएंगे अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी तो? ये वही नरोत्तम मिश्रा है, जेल भी गए थे शायद, ये वही है जो दुबे को पकड़ के और वहां यूपी छोड़ के गए थे। ये वही नरोत्तम मिश्रा है जिनके अपना कैंडिडेचर नहीं हुआ था, लेकिन आज वो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इनको कहीं ना कहीं से पूरा प्रेशर होगा तभी ना है गृह मंत्री। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इस तरह की घटनाएं अब आपको देखने को मिलेंगी। 2018 नवंबर से पहले 6 महीने का पीरियड देखिए, इस तरह की तमाम घटनाएं हुई। राजस्थान में नवंबर 2018 के बाद एक भी घटना इस तरह की मॉब लिंचिंग की नहीं हुई है, लेकिन बाकी जगह होंगी, मैसेज दिए जाएंगे। आज आप केवल ये बता दीजिए। अच्छा, क्यों नहीं हुई राजस्थान में? क्यों नहीं हुई आलोक जी, क्यों नहीं हुई? देखिए, करने वाले लोग जो थे उनको प्रेशर खत्म हो गया। आज सरकार बदल गई, वहां चुनाव नहीं है। आज प्रेशर जिनको मिल रहा है उनकी सरकार मध्य प्रदेश में, उसका फायदा उत्तर प्रदेश में लेंगे वो लोग। और पालघर में साधुओं की हत्या, आशीष यही तो कह रहे थे, उस पर चुप हो जाते हैं। देखिए, मैं बताता हूं, पालघर में 125 लोग अरेस्ट हुए, 125 लोग, और 125 में से इनको 2-4 नाम अगर मुस्लिम मिल जाते तो उसको भी हिंदू मुसलमान रंग तो दे दिया था इनके बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने। इनको तो मौका चाहिए हिंदू मुसलमान कैसे करने का। लेकिन मानक जी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। आज गरीबी जिस तरह से सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी जिस तरह से सर चढ़ के बोल रही है, उत्तर प्रदेश नंबर 1, और उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति उज्जैन में जाकर चूड़ियां बेचने को मजबूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश मोदी साहब ने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है, अनाज सड़ रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बेरोजगारी दर 12% से ऊपर चली गई है, इन्फ्लेशन 11% से ऊपर है, रुपए की हालत खराब है। पिछले महीने में 32 लोग, आलोक शर्मा कह रहे हैं ध्यान हटाने के लिए इस तरह की घटनाओं को जानबूझकर अंजाम दिया जाता है। संदीप, एक कमेंट आपसे, उसके बाद जा रहा हूं वारिस पठान, घनश्याम तिवारी और विशाल मिश्रा के पास। संदीप, आप तो बजरंग दल से जुड़े रहे हैं, बजरंग दल के नेताओं कार्यकर्ताओं का अक्सर नाम आता है इस तरह की बॉम्ब लिंचिंग और मारपीट की घटनाओं में। ये जो इंदौर में हुआ, आप इसे सही मानते हैं? जी, मैं सही या गलत की विषय नहीं। सबसे पहले आलोक शर्मा जी बहुत बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मगर उनकी एक सोच बड़ी अच्छी, मेरे को बड़ी अजीब सी लगी। वो कह रहे हैं कि एक गरीब आदमी अपनी पहचान बेचकर सब्जी बेचता है, एक शरीफ आदमी अपनी पहचान बेचकर सब्जी बेचता है, वो 2-2 आधार कार्ड भी रख सकता है क्योंकि वो गरीब है। वो बेचारा गरीब है, आधार कार्ड रख सकता है। अगर कोई आधार कार्ड रखता है तो उसको अरेस्ट करो आप। आपने कहा कि पहचान छुपा सकता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो पहचान छुपा सकता है, आपने कहा मतलब हिंदुस्तान पहचान छुपाना गैर कानूनी है तो उसके तहत कार्रवाई होगी। केंद्र के मंत्री सरेआम कहते हैं छूटे मारो, गोली मारो, और वो शब्द इस्तेमाल करते हैं हरामजादे और हरामजादे केंद्र के मंत्रियों के शब्द। एक सेकंड दर्शक को जरा सुनने दीजिए, एक साथ बोलेंगे वो कुछ नहीं समझ पाता है। संदीप, आप पॉइंट मिस कर गए। आलोक शर्मा ये कह रहे हैं, आप सोचिए कि उस शख्स को, सुनिए तो सही, अरे सवाल तो सुनिए संदीप, मेरा सवाल तो सुनिए। उस शख्स को अपनी पहचान छुपाकर चूड़ी क्यों बेचनी पड़ी मध्य प्रदेश में? वो ये कह रहे हैं, ये तो बताइए
क्यों बेचनी पड़ी? मैं ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पहचान छुपा ही क्या रहा है। वो हमारे घरों में घुसना क्या चाहते हैं, चूड़ी के माध्यम से हमारी महिलाओं पे हाथ को डालना चाहते हैं। लव जात के किस्से आपको मालूम नहीं है कि कितने हो गए? आप बताइए ना, क्या हम अपनी सुरक्षा के नाते भी किसी को टोक भी नहीं सकते हैं? मानक जी, अभी तो ये चोरी मध्य प्रदेश पुलिस की है, तो नाम बदल कर अपना वहां पर इसका मतलब चूड़ियां बेच रहा है। वो सच भी है कि नहीं पता है किसी को। एक तो क्या 10 आधार कार्ड बंद करिए, 1 मिनट आवाज बंद करिए, 1 सेकंड। संदीप, इसका मतलब ये हुआ, संदीप आहूजा, संदीप आपकी आवाज नहीं जा रही है, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मुझे आगे भी जाना है। संदीप, इसका मतलब ये हुआ जो मैं आशीष से पूछ रहा था, आपके हिसाब से संदीप, आपके हिसाब से हिंदुओं के घरों में, संदीप सुन तो लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। संदीप, आप सुन रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपके हिसाब से हिंदुओं के घरों में सामान बेचने के लिए सिर्फ हिंदू जाएगा, मुस्लिम नहीं जाएगा। तो कह दीजिए सारे हिंदुओं से कि अपने घर के बाहर मुस्लिम नो एंट्री का बोर्ड लगा दें। किस नियत से जाएगा? अब वो मुसलमान बन के जाता, उसको आपको ये क्यों लगता है कि मुसलमान जब बन के जाता तो उसे घर में नहीं घुसने दिया जाता? ऐसा लगता है आपको? तो समझ इनको पूरा करेक्टर सही करने की मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, 1 मिनट, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अरे भाई, उसे इसलिए पीटा गया वो मुस्लिम था या इसलिए पीटा गया कि वो हिंदू था? नहीं, मुस्लिम हिंदू नाम रख के गया और उसकी नियत में खोट था जाने के। अच्छा, ओके, मतलब उसकी नियत में खोट था, जो कि वहां पर मौजूद कुछ गुंडों ने पता कर लिया और उसको उसका वहीं हिसाब कर दिया। नकली नाम रख के क्यों जाएगा? अच्छा, ये गुंडागर्दी है या नहीं है? उत्तेजना के अंदर हुआ एक काम है वारिस पठान, उसके बाद घनश्याम तिवारी। अलग बात है। वारिस पठान, घनश्याम तिवारी। पहली गलती सोची ना भाई साहब किसकी है? पहले वारिस पठान। क्यों जरूरत है ऐसे लोगों को अपनी पहचान छुपाकर जाने की? मानक जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये मोदी का न्यू इंडिया है। इस न्यू इंडिया में हमारे ही देश का एक मुसलमान नागरिक हमारे ही देश में एक राज्य में जाकर अगर व्यवसाय करना चाहता है, चूड़ियां बेच के अपने घर वालों के लिए पालन पोषण के लिए कुछ कमाना चाहता है, तो उसको इस तरह से ये हिंदुत्व के गुंडे पकड़ते हैं, उसको बेरहमी से मारते हैं, उसकी चूड़ियां, उसका सामान उठाकर फेंक दिया जाता है। तो ये किस तरफ हमारा दिशा में देश जा रहा है? कभी कानपुर में किसी को जय श्री राम नहीं बोलने के ऊपर से मारा जाता है, उसकी छोटी बच्ची के सामने। हर दिन ये घटनाएं होती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है मैं आपको बताऊं? सिर्फ और सिर्फ मोदी और भाजपा की उनकी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉम्ब लिंचिंग पे एक सख्त कानून बनाइए, मगर मोदी नहीं बनाते। उनको पता है कि उनके ये जो फुट सोल्जर्स है, बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये लोगों को रोकना ही नहीं है उनको। वो चाहते हैं कि इसी तरह की घटना करे। अगर ये बोल रहे हैं कि वो आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपा कर वहां पर गया था, तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो पुलिस प्रशासन था नहीं था? आपको यदि उसके ऊपर अगर शक आया तो आप उसको पकड़ते, पुलिस के पास दे देते कि इसके पास आधार कार्ड ऐसा है, इसका नाम ये। आपको कानून लेने का अधिकार अपने हाथ में किसने दिया? आपको ये गुंडागर्दी करने का अधिकार किसने दिया? और अब होगा क्या मानक जी, मैं आपको ये भी बताऊं, अब ये 3 आरोपी जो पकड़ा है, इनको अरेस्ट किया, सुबह में कोर्ट में खड़ा करेंगे, एक दिन में इनको जमानत हो जाएगी। ये जमानत के ऊपर बाहर आएंगे, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता जाएंगे, फूलों की माला लेकर मिठाई खिलाएंगे, इनको वहां का हीरो बना दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी को ग्लोरीफाई करोगे मॉब लिंचिंग के नाम पर, तो जाहिर सी बात है कि तो घटना हमारे देश में नहीं रुकने वाली है और ये आए दिन बढ़ते जा रहा है। इसको रोकना होगा, और नहीं रोकने से आप देखिए धर्म की राजनीति पूरी तरह से भाजपा चालू कर दी है। यूपी का इलेक्शन शुरू हो रहा है यहां पर, अब यहां पर बजरंग दल लोग आ रहे, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता है बैठे। मानक जी, मैं इनको एक सवाल करूंगा, मानक जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं इससे सवाल करूंगा जरूर कि भाजपा के प्रवक्ता, आप ये बताइए, आपकी नजर में हमारा तिरंगा बड़ा है या भाजपा का झंडा बड़ा है? बताइए, भाजपा का झंडा की क्या है? हमारा तिरंगा बड़ा है। हमारा तिरंगा का कानून है, तिरंगे के ऊपर कोई भी अपना झंडा नहीं लहरा सकता। तो आपने तो जाकर हमारे तिरंगे के ऊपर अपने भाजपा का झंडा लहरा दिया, और वहां पर आपके मोदी साहब खड़े थे, आपके योगी खड़े थे वहां पर। क्या एक्शन लिया? क्या ये देशद्रोह नहीं था? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप रोज या शाम को बैठकर राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हो, तो कभी अपने अंदर आशीष जवाब देंगे क्या? उसके बाद घनश्याम तिवारी। जो गलत है तो गलत है। मानक जी बिल्कुल जवाब। आशीष जवाब दीजिए। मानक जी आपको भी उस पर मानक जी देखिए, ये शांत हो जाए या इनकी आवाज डाउन कर दी, हो गया, रुक जाइए। देखिए मानक जी, पूरी जो डिबेट चल रही है, मुझे लगता है दोबारा ये बताना आवश्यक है कि उन तीनों कार्यों, आवाज बुलंद करेंगे,
सुनिए नवारिस जी, सुनिए, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मानव जी, पूरी जो डिबेट चल रही है वो ऐसी दिशा में ले जा रही है कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो अपराधी खुले घूम रहे हो। उन अपराधियों पे मैं दोबारा दोहराता हूं 14 धाराएं ठोक दी गई हैं। तो कैसे ये तय होता है कि सरकार उसको सही मानती है? उनमें से 2 को पकड़ लिया गया है, तीसरे के लिए पुलिस निकल चुकी है। उस वीडियो में उनके आह्वान पे और जितने लोग आए उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। वैसे आलोक शर्मा जी मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, सुनिए बीच में मत बोलिए। इस देश में मॉब लिंचिंग की कभी संस्कृति नहीं रही और मॉब लिंचिंग का सबसे पहला उदाहरण ऊपर भाजपा का झंडा लगे तो क्या मानव जी को शांत कराइए, मानव जी को शांत कराइए। प्रेजेंस में ये हुआ है, देश में उसका उत्तर नहीं देंगे। इस देश में आलोक जी मॉब लिंचिंग का पहला उदाहरण 1984 में कांग्रेस ने पेश किया था। इससे पहले कभी नहीं रही थी। 1984 में जब कांग्रेस ने सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, राजीव गांधी के आह्वान पर, वो इस देश में आशीष, वारिस पठान का और सवाल दूसरा था, वो कह रहे थे कि वो तिरंगा और बीजेपी का झंडा, उस पर कुछ कहना चाहते हैं आशीष? बोलिए, माफी मांगिए। इनसे एमओयू करके जब सेना डोकलाम में आंखों से आंखें मिलाती है और जाके टेंट के नीचे होते हैं। भोपाल में भी झंडा फहराया था, घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी को नीचे तिरंगा था, ऊपर भाजपा का झंडा था। घनश्याम तिवारी, देख रहे हैं राष्ट्रवादियों को, नकली राष्ट्रवादियों को, जिंदाबाद के नारों का समर्थन करते हो, हमें क्या नकली राष्ट्रवादी है ये, फर्जी राष्ट्रवादी है, पहले दिन से कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी, मुखबर है ये। घनश्याम तिवारी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। आलोक शर्मा, वारिस पठान दोनों का यह कहना है, हो सकता है कि इससे वोट मिलता हो, इसीलिए बीजेपी अपने उस फॉर्मूले पर लौट रही है। आप भी मानते हैं घनश्याम तिवारी? कैलाश विजयवर्गीय का बेटा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिया था, लोगों को मारते हुए दिखाई दिया था और धमकाते हुए कि आग लगा देंगे दिखाई दिया था। इसी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नाम होता है, ये बताइए शाह किस जाति का नाम है, किस धर्म का नाम है? ये बताएं आशीष जी कि शाह हिंदू नाम है, मुसलमान नाम है? मोदी किस जाति का नाम है? और आदित्यनाथ के कितने आधार कार्ड हैं? अजय सिंह बिष्ट के नाम पे आधार कार्ड है या योगी आदित्यनाथ के नाम पर आधार कार्ड है? कबीर के समय से ये जो लड़ाई चली आ रही है, शर्म आनी चाहिए कि भारत को ये लोग उस पुरातन काल में लेके जा रहे हैं जहां पे 21वीं सदी का भारत 11वीं सदी के भारत के लिए मोहताज हो रहा है, जहां पर एक लाचार व्यक्ति को उसकी चूड़ियां छीनी जाती है, सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि कुछ गुंडे उसके ऊपर हावी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है देश को, जो देश को दिखाया है, देखिए सबसे ज्यादा लड़कियों को छेड़ने वाले मामले, महिलाओं के ऊपर अपराध वाले मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है। आप इलेक्शन कमीशन की एफिडेविट देखिए, बीच में बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्रमुख बात क्या है? प्रमुख बात यह है कि आपने ये दिखा दिया कि आपके लिए तिरंगे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी पार्टी का झंडा है, और आपने 50 साल दिखाया था, लेकिन इस बार दुनिया को दोबारा देखने को मिला। आपने बताया कि देश से महत्वपूर्ण आपके लिए पार्टी है और इंसानियत से महत्वपूर्ण आपके लिए गुंडे हैं। जब आपके मंत्री उन गुंडों के साथ खड़े होते हैं तो आपकी ये दलील फर्जी होती है। कानपुर में आपके मंत्री, आपके नेता उन्हीं गुंडों के साथ खड़े होंगे। जब इस देश में किसी गरीब को इस तरीके से लिंच किया जाएगा, आपके नेता और आपके संगठन के नेता इकलौती एक ऐसी पार्टी, इकलौती एक ऐसा संगठन जो इस तरह के लिंचर्स के साथ निरंतर खड़ा है, क्योंकि ये लिंचर्स ही आपके नेता हैं। आदित्यनाथ कोई शांति का पाठ पढ़ा के वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उनके मंचों से कोई शांति का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। जो पार्टी लगातार लिंचर्स को नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री बना सकती है, वो पार्टी किसी भी हद तक जाएगी इस चुनाव जीतने के लिए। घनश्याम, क्या वोट मिलता है क्या? जैसे आलोक शर्मा कह रहे हैं, वोट मिलता है क्या इस तरह की घटनाओं से? आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बन गए, आप एक भाषण दिखाए शांति का पाठ पढ़ाते हुए, एक भाषण दिखा दीजिए, कोई एक भाषण दिखा दीजिए। जितने इसमें पैनल में जितने लोग हैं, जितने इनके पास मार्कशीट नहीं होगी, उससे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर चार्जेस लगे थे जो उन्होंने अपने एफिडेविट फाइल किए थे। वो क्या देश में सर्वधर्म संभाव के चार्जेस थे? प्रोफेसर मिश्रा, शाह का कौन सा धर्म होता है? प्रोफेसर मिश्रा, होती है? प्रोफेसर मिश्रा, क्या ये तालिबानी सोच नहीं है कि एक चूड़ी वाले को मिलकर 5-10 लोग 20 लोग सिर्फ इसलिए पीटे क्योंकि वो मुस्लिम था, उसने अपना नाम छुपाकर हिंदू नाम बता दिया? क्या ये तालिबानी सोच नहीं है प्रोफेसर मिश्रा? देखिए मानव जी, किसी भी प्रश्न पर कानून अपने हाथ में लेना, हिंसा करना या तोड़फोड़ करना, ये अनुचित अपराध है और उस पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है मानव जी कि बार बार हम ऐसी घटनाएं क्यों देखते हैं कि नाम छिपाना पड़ता है, धर्म छिपाना पड़ता है,
इसकी तह में तो जाना पड़ेगा ना, और फिर एक ही पक्ष को क्यों देखा जाता है? क्या अगर वो मुसलमान बन के चूड़ी बेचने जाते तो क्या उनको मनाही होती? शायद नहीं। ये हिंदुस्तान है, विविधताओं का देश है। और वारिस पठान जी बोल रहे थे, वारिस पठान जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप ही के पार्टी के नेता ने तो कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को दिखा देंगे। इस प्रकार की बयानबाजी करके क्या आप साबित करना चाहते हैं? आप ये बताइए, दिल्ली में ध्रुव त्यागी की हत्या क्यों हुई थी? अंकित सक्सेना की हत्या क्यों हुई? आप पहले जो इंदौर में हुआ उसका खंडन तो करते क्या हैं है ना नहीं? कि आप जो इंदौर में घटना घटी एक गलत के जवाब में दूसरा गलत मत बताइए ना। मॉब लिंचिंग प्रोफेसर मिश्रा, करते हो नहीं करते हो? तिरंगे का जो अपमान किया भाजपा वालों ने, उसका खंडन करते हो नहीं करते हो? तिरंगे के ऊपर भाजपा ने अपना झंडा लहरा दिया, उसका खंडन करते हो या नहीं? वारिस पठान इसके बाद वारिस पठान वन बाय वन एक एक करके जरा प्रोफेसर मिश्रा अपनी बात कह ले, मैं वही उन्हीं से वही पूछ रहा हूँ। 1 मिनट वारिस पठान, इसके बाद करो उनकी बात, इसके बाद आ रहा हूँ, उसके बाद आगे बहस करो। हाँ 1 सेकंड। प्रोफेसर मिश्रा, आपने ये तो कह दिया कानून अपना काम करे, बड़ा आसान है ये कहना, बहुत आसान है। जैसे अभी आशीष भी कह रहे थे, देखिए हमने गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये घटनाएं बार बार हो क्यों रही हैं? आप पर आरोप लग रहा है कि ये सोच ऐसी है कि जानबूझकर आप ऐसी घटनाएं करवाते हैं। हिंदू मुस्लिम होता है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, उनका वोट लेते हैं आप। प्रोफेसर मिश्रा, आप बताइए इस प्रकार की घटनाएं क्या भड़काकर कब वोट लिया गया? तुष्टीकरण तो 70 साल में यहाँ पर तुष्टीकरण को पुष्पित और पल्लवित किया गया, और आज आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा के वोट लेती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पहले कितने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में? कोई डाटा है? और पिछले 4.5 साल में एक भी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा हुआ है? बताए ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप तथ्यों से और तर्कों से बातों को सिद्ध करिए ना। लेकिन क्या है ना मानक जी, ये लोग एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं बार बार, यहाँ पर मुस्लिमों के साथ अत्याचार एक गेम दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ये सरासर गलत है। हमें बातों की तह में जाना होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाम बदलने की क्या आवश्यकता है? धर्म बदलने की क्या आवश्यकता है? लव जिहाद की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है क्यों ऐसा किया जाता है? इसके पीछे कौन सी सोच है? आप इनसे पूछिए। साउथ इंडिया में, केरला में पीस ऑफ लव का कैंपेन चलाया जाता है, पूछिए इसके पीछे क्या सोच है? क्या सोच है? इसका उत्तर दे बैठे हुए प्रोफेसर मिश्रा। अरे प्रोफेसर साहब रुकिए ना, प्रोफेसर साहब एक सेकंड। आपने, आशीष ने और संदीप आहूजा ने, आप सबने अभी से ये अंदाजा लगा लिया, या फिर आप लोग अंतर्यामी हैं कि वो लव जिहाद के इरादे से हिंदू घरों में घुसने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने मुस्लिम नाम छुपाकर हिंदू नाम बनाया और उसने आधार कार्ड बनाया। अरे भाई आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं। मानक जी, मैं कह रहा हूँ कि नाम छिपाने की क्या आवश्यकता है? आप बताइए। चलिए ठीक है, आप ही बताइए, नाम क्यों छिपाता है व्यक्ति? क्यों नाम? अरे भाई अगर नाम छुपाया, मैं तो कहता हूं अगर छुपाया तो इसका मतलब उसे 10 लोग 20 लोग मिलकर पीट देंगे, नहीं भाई, जानवरों की तरह मारेंगे। कानून को हाथ में लेना अपराध है, लेकिन इसके पीछे पुलिस जांच करेगी। अरे तो कानून अपराध है तो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है या गुंडों की है? केस करो, लेकिन नहीं, आपको कानून पे विश्वास ही नहीं है। एक विशेष वर्ग के विरुद्ध कानून पे विश्वास ही नहीं है भाजपा वालों को, इनको पुलिस पे विश्वास नहीं है। आवाज नहीं बुलंद की जाती। जब पाल घर के साधु मारे जाते हैं तब उसको मॉब लिंचिंग का नाम नहीं दिया जाता। ध्रुव त्यागी मारे आलोक शर्मा, मॉब लिंचिंग का नाम नहीं दिया जाता। आलोक शर्मा, आप पर आरोप है, आरोप बल्कि पलटकर आप पर आ गया है कि आपने इतना तुष्टीकरण किया कि अब समाज और राजनीति और इस देश की सच्चाई और लोगों की मानसिक स्थिति और नैरेटिव सब दूसरी दिशा में जा रहा है। आलोक शर्मा, क्योंकि मुझे लगता है 20 साल से लगभग मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, 35 से 36 साल में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। आरोप लगाना किसी का भी काम है, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पहले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो अपने ऊपर लगे हुए जो तमाम केस हैं उनको हटवाने के लिए कानून लेकर आते हैं, और जब जब बीजेपी की सरकार आ जाती है वहां दंगे होने बंद हो जाती है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो क्या दंगे करवाती है? आज का सवाल वो नहीं है मानक जी, आज का सवाल ये है सीधा कि गरीब आदमी आज अपनी रोजी रोटी के लिए बेघर कहीं जा रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे दलित है, चाहे वो गरीब है बेसिकली, और वो गरीब आदमी को ये लोग जीने नहीं देना चाहते हैं। आज देखिए ना, 110 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए पे पेट्रोल बिक रहा है, लेकिन हिंदू मुसलमान का धतूरा ऐसा चटा दिया पूरे देश को
कि कोई उस पर बात नहीं करना चाहता है। जब 54 रुपए पे डीजल था तो स्मृति ईरानी यहाँ पर सड़कों पे धक्के खाती घूम रही थी कि भाई बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी मर गया। अरे भाई, अब गरीब आदमी कहाँ चला गया? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आप तमाम ऐसे ही घटनाएं करें। और दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी की तुलना आज AIMIM से हो रही है, आज भारत की तुलना तालिबान से हो रही है। इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए मानक जी आपको? इतने अच्छे दिन आ गए हैं। आज जंतर मंतर पे नारे लग रहे हैं भारत के तोड़ने के और मारने के। केंद्र के मंत्री कह रहे हैं गोली मारो सालों को। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे शर्म नहीं आती है शब्द इस्तेमाल करते हुए। और उस व्यक्ति को मिनिस्टर ऑफ स्टेट से उठा के कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। 5 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, उनका 5 का परमिशन हुआ है, 5 का परमिशन हुआ। आप देखिए कि किस व्यक्ति ने रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, वो मंत्री बनी थी महिला। उसके बाद एक वो शांडिल्य साहब हैं, याद होगा बिहार से, जिन्होंने तमाम बिहार के चुनाव में वक्तव्य दिए थे, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कैबिनेट एनिमल हस्बेंड्री बना दिया गया। मुझे लगता है कि ये लोग पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से ये काम करते हैं और गरीबों का गला काटने का काम करते हैं। ये नकली आधार कार्ड और तमाम चीजें। मानक जी, मुझे याद है अहमद पटेल जी ने यहाँ पर गुजरात के चुनाव से पहले 5 मुसलमानों को पकड़ा था। आज तक बता दें कि कौन से अपराध में थे वो, केवल इसलिए कि मोहम्मद पटेल साहब को बदनाम करना था और उनके 4 आई कार्ड सामने आ गए। क्या आशीष जवाब दे रहे हैं? जंतर मंतर आशीष जवाब दे रहे हैं? गंदे नारे लगाए, 4 दिन में जमानत। बताइए आशीष, बोलिए। 4 दिन में जमानत। चैनल है आज देश की तुलना तालिबान से पिछले 1 हफ्ते से हो रही है। आशीष जवाब दे रहे हैं आलोक शर्मा। हाँ आशीष बोलिए। आपने उस चूड़ी वाले को बिना किसी जांच के मीडिया ट्रायल में उसको बाइज्जत बरी कर दिया। बिल्कुल नहीं, सब लोग उसको बेचारा कह रहे हैं। उस पर आरोप है कि उसने हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का प्रयास किया और छेड़ने के बाद जब मदद के लिए लोगों को बुलाया गया जिन्होंने गलत किया उसको मार दिया। अगर वो पुलिस को देते तो ठीक रहता। भूल गए आप लोग, बेचारा 8 साल की बच्ची के लिए पूरी बीजेपी जो है वो सड़कों पर घर की माँ बहन के साथ अपराधियों को, कातिलों को, रेपिस्ट को बचाने के लिए। अरे भूल गए आप लोग, भूल गए आप लोग। आपकी पुलिस बच्ची को जिसका रेप हुआ उसको जला देती है। आप लोग भी महिलाओं की बात करेंगे। आप मॉब लिंचिंग के प्रणेता अगर कोई है तो राजीव गांधी है, जिन्होंने 1984 में सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। तुष्टीकरण की राजनीति के प्रवर्तक है तो आपके नेता है राहुल गांधी, जो कहते हैं कि हमारी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। आपके जो प्रधानमंत्री थे वो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हाथ मुस्लिम का। तुष्टीकरण आपने की और उसके बाद जब आपके चक्रव्यूह से निकल के हिंदू आज एक हो गया तो आप बिलबिला रहे हैं। 2014 में तो AK एंटनी ने कहा कि आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। आपको तो मंदिर जाने वाले छेड़ने वाले नजर आते हैं, हिंदू में आतंकवादी नजर आते हैं। आप हमें बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा इनका एक और छोटी सी बात को मानक जी कह के समाप्त करूंगा। ये आलोक शर्मा जी बड़ा ध्यान यहाँ पर दे रहे हैं बेरोजगारी का। तो राहुल गांधी से बोले ना संसद में जाके बहस करें इन विषयों पे, इनकी औकात इनको समझ आएगी। अगर आलोक शर्मा बेरोजगारी से, महंगाई से इतने प्रभावित है तो राहुल गांधी से बोले ना संसद चलने दे। अरे ये तो ना संसद चलने देते, ना विधानसभा चलने देते और स्वयं बैंकॉक उड़ जाते हैं। मोदी जी नहीं चलने देना चाहते। वारिस पठान बोलिए। वारिस पठान बोलिए, उसके बाद आ रहा हूँ। वारिस पठान बोलिए। देखिए मानक जी, चाहिए आप लोगों को। हकीकत बात यह है कि भाजपा अपने सारे एजेंडा में फेल हो चुकी है। तो अब भाजपा अपनी पुरानी हरकतों पर आ गई है, गाय गंगा दंगा और अभी ये लिंचिंग। इसके सिवा इनके पास कोई और पर्याय ही नहीं है आगे आने का, क्योंकि लोग इनसे सवाल कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में जवाब नहीं है, वैक्सीनेशन में फेल हो गए। अभी मैंने आपके चैनल पर ही बैठकर भाजपा के प्रवक्ता को 2 सवाल किए कि क्या आप ये लिंचिंग का खंडन करते हो या नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल किया कि तिरंगा बढ़ा या भाजपा का इनका झंडा बढ़ा, उस बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ना इन्होंने उस बात की खंडन किया कि हाँ तिरंगे के ऊपर हमारा कोई भी भाजपा का झंडा होना नहीं चाहिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साहब 2 मिनट, अरे 10 सेकंड। ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बीजेपी MIM। तो मैं बोलना चाहूंगा साहब कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये 70 बरस से आपने जो देश का माहौल किया है, ये उसका खामियाजा भुगत रहा है आज।
देश का मुसलमान उसका खामियाजा भुगत रहा है। आपने जो डरा डरा कर रखा था मुसलमानों को, डरा डरा कर 90% आपको वोट चाहिए था, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया, ना एजुकेशन में आपने उनके लिए कुछ किया। आज इसलिए देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, और इस तरह अगर व्यवसाय करने जा रहा है तो उसको ये हिंदुत्व के गुंडे रोज मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, कभी जय आर के नाम पे, कभी जय सिया राम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी दाई के नाम पर, और अब तो खाली नाम अगर बदल के वो व्यवसाय करने जा रहा है तो कायदे कानून पे भरोसा नहीं है इनको। सीधा उसको पुलिस स्टेशन उठा के ले जाओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ, रास्ते में 20-20 आदमी मिलकर एक आदमी को मारते हो, क्या है ये? क्या है ये? मर्दानगी है, ये मर्दानगी है। मैं दोनों को जवाबदार ठहराऊंगा मानक जी। भाजपा और कांग्रेस दोनों इक्वल है, हिम्मत है तो दोनों बीजेपी से तुलना इक्वल होते है मिर्ची लग देश गई के हमको। मुसलमान के आप हालत के लोगों लिए। को बीजेपी पूरी तरह से चाहती है। हमारे पास तो यहाँ तक खबर है, हम तो बताते हैं फंडिंग भी करती है, क्योंकि आप जाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिए, योगी आदित्यनाथ आपके खिलाफ बोलेंगे, हिंदू मुसलमान का माहौल होगा। दोनों एक सिक्के के पहलू में पूरा देश देख रहा है। फारिस पठान जी, आपको पूरा देश देख रहा है। बिहार में क्या करने गए थे आप? अब अहमद पटेल की जगह और किसी केवल को ये नहीं आने बीजेपी को फायदा पहुंचाया कैसे जाए, ओवैसी साहब वो काम करते हैं। अहमद पटेल के लिख बाद लिया, सब लिख लिया है कि आप और बीजेपी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। आप मुसलमानों की बात करेंगे और बीजेपी हिंदुओं की बात करेंगे। आप की बात कोई नहीं करेगा। पिछड़ा हुआ वर्ग है, यही मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के इसकी वजह से आज मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, आपकी वजह से नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान आगे नहीं बढ़ना। घनश्याम तिवारी, आपको भी लगता है यूपी चुनाव आ रहा है और इसीलिए ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है? जीएसटी देखिए, दो बातें कहूंगा। पहले तो मुझे दुख है कि हमारे पैनल पे डीयू के एक प्रोफेसर है, तो उनको प्रोफेसर कहते हैं, लव जिहाद जैसे ढकोसले को सम्मानित कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी की फोटो लगा रखी है। क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी लव जिहाद के प्रणेता हैं? तो इस तरीके से दोगली बातें कम से कम इस तरह के मंच पे नहीं करनी चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, तो आप कहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज के बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देते हैं, आपने अपनी साइट पे लिखा हुआ है। तो इसलिए कम से कम जो आप जिस लिबास में आए हैं, कम से कम उस लिबास की मर्यादा रखिए। रही बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उत्तर प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि आदित्यनाथ जिस तरह की सीढ़ियां चढ़कर राजनीति में बढ़े हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में माहौल ये जो जितना बड़ा दंगाई है उतना बड़ा नेता है। और उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश को बेसहारा करके हर घर को बुरे दिन दिखाने वाले, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करने वाले, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार करके फिर भी पोस्टर अपने लगाने वाले, इन लोगों के पास सिवाय हिंदू मुस्लिम लड़ाई के कोई और मुद्दा नहीं है। बात बात पर धमकाएंगे, हिंदुओं को डराएंगे और मुसलमानों को धमकाएंगे, वही इनका इकलौता मुद्दा है। उस मुद्दे की मशाल लिए हुए इनके मुख्यमंत्री खड़े हैं, जिन्हें पूरे 4.5 साल में सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों का फीता काटा है, स्वयं दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था कि हर बेटी को 2 लाख रुपए देंगे 21 साल की उम्र की, एक बेटी को नहीं दिया है। इन्होंने कहा था 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, एक युवा को रोजगार इन्होंने अपनी जारी करें। 70 लाख युवा कौन थे? ओके, क्लोजिंग कमेंट, एम्बुलेंस मिलेगी, क्लोजिंग कमेंट, शहर नहीं जहां 15 मिनट में एम्बुलेंस मिलती है। क्लोजिंग कमेंट आशीष अग्रवाल। आशीष, क्लोजिंग कमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कानून का राज चलता है, जो गलत करेगा उस पर तुरंत कानून शिकंजा कसेगा, परंतु हमें सिर्फ किसी व्यक्ति को बिना जानकारी के लिए जो हमारी मां को छेड़े, बहन को छेड़े, क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कसेगा। कल हमारे और विषय संज्ञान में आएंगे, वो भी आपको जानकारी में डाले जाएंगे, परंतु ये जो मॉब लिंचिंग में रंग ढूंढते हैं, वो स्वयं इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के प्रणेता है। वो स्वयं हिंदू और मुसलमान को लड़ा के अपना वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, जो इस देश में अब मोदी जी के राज में हो नहीं सकेगा। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते भी आशीष, एक तरफ आप अपनी पीठ फिर से ठोकने लगे। देखिए, हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इस मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया, लेकिन साथ ही सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखा देते। मैं तो वही कह रहा हूं, जो गलत करे उसे सजा दो, कानून अपना काम करे, लेकिन कानून अपना काम उन लोगों के जरिए करे ना जिन्हें कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी संविधान ने दी है। पुलिस वो काम करे, गुंडे क्यों करें? यही सवाल है। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आज। आशीष आपका, आलोक शर्मा, वारिस पठान, घनश्याम तिवारी, प्रोफेसर मिश्रा, संदीप, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।